प्यारे साथियों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम श्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4th है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, ये कहता है यदि 52272 इज इक्वल टू पी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 4 है, तो जहां पी क्यू और आर अभाज्य संख्याएं हैं, कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको क्या निकालना है, 2p प्लस क्यू माइनस आर का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, 2p प्लस क्यू माइनस आर आपको फाइंड करना है। देखिएगा हमें जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5 2 2 7 और 2। ठीक है, इसके आप क्या कर लीजिए, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इसको आप 2 से कैंसिल कीजिएगा, क्या मिलेगा, 2 6, ठीक है, फिर 1 फिर 3 और फिर 6। फिर आप इसको 2 से फिर कैंसिल कीजिएगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 3 फिर 0 फिर क्या मिलेगा, 6 और 2 8 जा 16। ठीक है, इसको 2 से फिर कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2 6 जा 12 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है, 2 3 जा और 2 4 जा। इसको 2 से फिर कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 जा 2 2 जा 2 6 जा और 2 7 जा। उसके बाद इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, 3 1 जा 0 आ जाएगा, 3 8 जा और 3 कितना बन जाएगा, 9 जा 27 हो जाता। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 6 जा बन जाएगा 18 और 3 3 जा 9। फिर आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 2 1 121 मिल गया। ये 11 से ही कटेगा, 11 से 11 बार और 11 से ये कितना कट जाएगा, 1 बार। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से क्या मिला, आपको यहाँ से ये मिला कि जब आपने 5 2 2 7 2 इसके फैक्टर किए तो आपको क्या मिला, 2 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार, 3 से 3 बार और 11 से 2 बार। क्या दिया हुआ है, p की पावर 2, यानी हमें को क्या दिया हुआ है, इट मीन्स p की पावर 2 दिया है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं p की पावर 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई q का पावर 3 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई r का पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ 2 पावर किसकी हैं, यानी 11 की पावर 2 है, तो 11 को 2 बार लिख लिया। ठीक है, चलो 3 पावर किसकी आई है, 1 2 3, यानी कि 3 की पावर 3 आया है। चलिए 4 बार किससे कटाया, 2 से कटाया तो 2 की पावर 4 आ गया, यानी कि 52272 अगर हम लिखते हैं तो वो 11 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4 कंपेयर करते थे। अगर हम क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लें तो p की जगह क्या आ गया, 11 आ गया, क्योंकि p की पावर 2 तो 11 की पावर 2, p की जगह 11 लिख सकते हैं, q की जगह आप ले लेंगे 3 और r की जगह आपका आ गया 2। ठीक है, p q r की वैल्यू मिल गई। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है 2p प्लस q माइनस r। ठीक है, देखिएगा 2p का वैल्यू क्या बना, p का वैल्यू बना 11, ठीक है, प्लस ऑफ q का वैल्यू कितना बना 3 और माइनस r का वैल्यू कितना बना 2, तो क्या बन गया, 11 दूना 22 बन गया और प्लस का 3 और माइनस का 2 बन गया। 11 दूना 22 प्लस 3 कितना, 22 प्लस 3 कितना, 25 हो गया। 25 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 23 क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता। कितना बन गया, 23 आपका आंसर बन गया। और 23 चला गया किसके साथ में, थर्ड पार्ट के साथ में, तीसरे पार्ट के साथ में 23 चला गया, तो 23 आपका राइट आंसर बन जाता है। सीटेट जुलाई 2019 के पेपर को सोल्व करा रहे हैं आपको। ठीक है, पूरे 30 के 30 क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x की वैल्यू दी हुई है कि x को आप 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, यहाँ y को 2 की पावर 2 3 की पावर 3 5 की पावर 4 7 की पावर 3, या z को 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 2 और 7 की पावर 5 लिखा हुआ। ये कहते हैं यदि यहाँ पर आपको क्या करना है, x y और z का महत्तम समानुपात, यानी कि आपको HCF निकालना है किसका, x y और z का। HCF का मतलब क्या, देखो HCF ऑफ किसका, x y और z का निकाल रहे हैं। ठीक है, HCF का मतलब क्या हुआ, देखो सबसे जो आपकी लोएस्ट पावर है,
सबसे जो है लोएस्ट अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी घात कौन है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 में देखें 3 की पावर 2 सबसे छोटी घात है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, अब 5 में देखें तो 5 में सबसे छोटी घात कौन है, पावर जो है 5 की पावर 2 है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई बाई 7 में सबसे छोटी 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 हो गया। यानी इसे आप लिख सकते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसकी पावर ऐसे 2 करके और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ठीक है। ये क्या आएगा 3 दूना 6 पंजा 30, इन 30 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 7 का पावर 3, ये बन गया आंसर आपका। देख लो कौन से पार्ट को फॉलो कर रहा है, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट, 30 की पावर 2 और 7 की पावर 3 जो है ये आपका राइट आंसर बन गया, ठीक है। सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सोल्व करा रहे हैं, मैथ्स पेपर 2, मैथ्स पेपर 2 लिखा हुआ है सीटेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पर सीटेट जुलाई 2019 का पेपर अभी लिया गया है मैथ्स पेपर 2 से संबंधित। क्लियर हो गया होगा, आंसर आ गया पहले वाला पार्ट, 30 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है हमारे पास में कि यदि 7 अंकों वाली संख्या जो क्या दिखा रहा है कि 134x58y है 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस y का क्या मान होगा, ठीक है। इफ द 7 डिजिट नंबर जो 134x58y है इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस y क्या होगा। देखिए अगर हम ये देखें 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा 8 9 72, 9 8 72 होता है, यानी 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड, जैसे डिवाइड होने के लिए तो गुणनखंड हमारे पास 72 के अगर हम गुणनखंड लें, क्या लें, गुणनखंड लें तो इसका मतलब इसके गुणनखंड जो होंगे हम 2 से भी होगा, 3 से भी जाएगा, है 6 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, अच्छा उसके बाद अब देखो तो 18 से भी चला जाएगा, 24 से भी चला जाएगा, ठीक है, ये सभी गुणनखंड है, 36 से भी चला जाएगा, 72 से भी चला जाएगा, लेकिन पॉइंट 8 और 9 और ये 3, ठीक है, इन 3 8 9 इन पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिलहाल अभी। अगर ये संख्या 8 से कट रही है, संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट जो क्या हैं 5 8 और y हैं ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 8 सतह कितना होता है 56 होता है, 56 2 बच गया जी। y की जगह क्या हो, y की जगह क्या होता जो ये पूरा पूरा कट जाता। देखो अगर यहाँ पर y की जगह 4 होता तो 8 या 24 कट जाता, 24 कट जाता है पूरा पूरा, यानी y का वैल्यू क्या होता, y का वैल्यू आ गया जी कितना, y का वैल्यू आ गया 4, क्या आ गया, y का वैल्यू हो गया 4। समझ में आ गई बात। अच्छा अब संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, तब संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग लेते हैं, जो हमारे पास संख्या है, संख्या के अंकों का आप क्या कर लीजिए, योग ले लीजिए, यानी कि उनका एडिशन कर लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, योग करने पर संख्या को जोड़ देते हैं। अब क्या मिलेगा, संख्या को जोड़ने पे 1 प्लस 3 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, ठीक है, प्लस का आप x कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, फिर 8 कर लेंगे, प्लस में y कर देंगे यहाँ। अब y की जगह तो आपको 4 मिला है, तो कितना हो गया हमारे पास में 4 4 8 5, ये हमारे पास 13 ये बन गया यहाँ से। तो कितना बन गया, देखो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है कितनी बन जाएगी, फिलहाल तो इसको जोड़ लेते हैं भाई, 21 बन गया, और प्लस का कितना x और प्लस का y बन गया, ठीक है, इजिकल टू में चल रहा है। अब यहाँ पे y की जगह तो 4 मिला हुआ है, तो क्या बदलते हैं कि 21 प्लस x प्लस कितना बन गया 4, इसका मतलब इसको आप 25 प्लस x कर देंगे। अब x के प्लेस पे क्या हो, अगर 25 प्लस x आ गया तो x के प्लेस पे क्या हो कि ये वैल्यू 3 से भी कट जाए और किससे भी कट जाए, 9 से भी कट जाए। अगर आप x को 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 कर दे, ये क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। 27 3 से भी कट गया और 9 से भी कट गया, ठीक है। तो x का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना 2x प्लस y फाइंड करना। 2 गुना x का आंसर निकला 2 प्लस y का आंसर निकला हमारा 4, तो क्या कर दिया 4 में प्लस 4 जोड़ दिया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 8 जी। कितना आ गया आंसर, 8 आंसर आ चुका है, और 8 मतलब तीसरा पार्ट जो है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे साथ सभी मेरे साथियों को, ठीक है। तो x का आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आया था सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सोल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन था कि कौन सा निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट।
कौन सा? पाइथागोरस त्रिक नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, देखो 7, 24 और 25 की बात है, 8, 15 और 17 है, 11, 60 और 63 है, 13, 84 और 85। देखो अगर हम बात कर लेते हैं पहले पार्ट, यानी कि हम पहले इसकी बात करते हैं कि 7, 24 और 25, तो सबसे बड़ा कौन है? 25, यानी 25 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू कितना? 7 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस त्रिक है, अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, देखो 25 का तो 625 होता है, चलिए 7 का हो गया 49, अगर हम 24 का, हाँ 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना? 576 होता है। जोड़ के देखा 625 बराबर 625 हो गया। ठीक है भाई, ये तो पाइथागोरस ट्रिक नहीं है की बात कर रही, ये तो है। ठीक है, ये तो है हमारे वाला। दूसरा देखते हैं, दूसरा मतलब हमारे पास में जो कौन सा दिखा रखा है? 8, 15 और 17 वाला। ठीक है, तो बड़ा कौन है? 17, तो 17 का स्क्वायर कर लेते हैं, और कितना हो गया हमारे पास? ये 8 का स्क्वायर कर लिया और फिर 15 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, देखते हैं भाई, ये तो 289 होता है, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 15 करेंगे 225 हो जाएगा, 225 हो गया, 200 कितना हो गया? 25 हो गया। तो ये देखा 289 जो है वो इक्वल टू ये भी 289 आ गया। तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है, नहीं है की बात नहीं। और ये भी मतलब नहीं है कि हम ढूंढना चाह रहे हैं नहीं कौन सा है, हम ढूंढना चाह रहे हैं कि नहीं है किसकी बात है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, लास्ट वाला देखो, इससे 85 का स्क्वायर हुआ, 85 का स्क्वायर कर दें तो कितना बन जाएगा? 84 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ऑफ 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, 85 का जो स्क्वायर है हमारे पास में, 85 का जो स्क्वायर करें तो वो हमारे पास होता है 7225 इजकल टू 84 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 7056 और प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 169 होता है। जोड़ लिया, आगे दोनों बराबर, 7225 बराबर कितना? 7225 हो गया। भाई ये भी पाइथागोरस त्रिक पाया गया, नहीं है की बात ढूंढ रहे हैं तब तो इसका मतलब कौन बचा? अब जा ये तीसरा नंबर बचा, ये तीसरा नंबर बचा है, तो यही नहीं होगा, यही नहीं होगा। सिद्ध कर लेते हैं, क्या बना कि 63 की पावर अगर 2 करते हैं इज इक्वल टू 11 की पावर 2 और प्लस 60 की पावर क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। अब 63 की 2 बार अगर मल्टीप्लाई करें, 63 की पावर 2 करें तो कितना आता है हमारे पास में? हाँ, 63 की पावर 2 करें तो कितना आएगा? 396 कितना आएगा? 9 आएगा, 3969 होगा। अच्छा, अब अगर 11 को करें तो 121 होता है और 60 को करें तो कितना होता है? 3600 होता है। अब 3969 जो है ये वाला 3969 इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके? 3721। ठीक है, 3721 के बराबर, यानी आपस में बराबर 3969 इज नॉट इक्वल टू 3721, यानी ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो 11, 60 और 63 जो है वो पाइथागोरस जो है ट्रिपलेट नहीं है। तो आंसर क्या चला गया? तीसरे पार्ट पे चला गया था। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, यानी कि द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज, कितना होगा? देखो अब हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमने मान लिया कि भाई जो कोण है या एंगल जो हमारे पास है वो मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, अच्छा अब थीटा का संपूरक कौन होगा? थीटा का अगर हम संपूरक की बात करते हैं, संपूरक की बात, सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, संपूरक की बात कर रहे हैं, संपूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा जी? 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो संपूरक की बात होगी। ठीक है, अब थीटा का पूरक कोण क्या होगा? थीटा का अगर पूरक कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि भाई जो संपूरक कोण है, यानी कि जो हमारा संपूरक कोण है जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, दैट इज 180 माइनस जो थीटा है वो बराबर 4 गुना क्या होगा? 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो 180 माइनस थीटा जो है वो इक्वल टू 9 चौक 36, 360 माइनस 4 थीटा हो गया,
4 थीटा को उधर ले जाओ, 4 थीटा तो हो गया प्लस का, माइनस का थीटा पहले से ही है, और 360 में से 180 इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ तो क्या बन गया 3 थीटा, यहाँ क्या 180 रह गया। हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, थीटा का मतलब 180 बटे आपने क्या कर दिया 3 कर दिया, 3 छंगा 18 होता है 60 डिग्री। थीटा एंगल निकल के आ गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का आंसर आ गया। थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री का निकल के आ गया हमारे पास में, और ये चला गया तीसरे पार्ट के साथ में। समझ गए होंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, दिस इज थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा सभी भाइयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x हो, 3x + 20 हो और 6x हो तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ डिग्री ऑफ ए ट्राइंगल आर x, 3x + 20 एंड 6x, द ट्राइंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा, राइट होगा और आइसोलेस होगा। ऑब्ट्यूस मतलब अधिक कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा कि किसी त्रिभुज के कोणों का माप दे रखा है। अब त्रिभुज के कोणों का माप है तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल्स जो होता है, सम जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी x को और 3x + 20 को और प्लस 6x को अगर जोड़ दें तो 180 आता है सम ऑफ, यानी कि जो एंगल्स होता है वो यानी सम ऑफ एंगल ऑफ ए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस बात को समझते हैं, तो कितना 3 1 4 और 6 कितना हो गया हमारे पास में, 4 और 6 कितना 10x हो गया। 10x इज इक्वल टू ये 20 क्या हो गया उधर जाके माइनस हो गया, यानी 180 में से 20 माइनस हो गया, तो कितना 10x जो है वो कितना हो गया 100 कितना रह गया 60 रह गया। हमें x निकालना है तो भाई 160 बटे 10 कर देंगे, 16 धाम 160 होता है, तो x का आंसर कितना हो गया 16 डिग्री निकल के आ गया। x का आंसर कितना आ गया 16 डिग्री निकल के आ गया। अगर x 16 है हमारे पास में, x 16 है हमारे पास में, तो ये आंसर निकालिए भाई। पहला तो x का वैल्यू तो 16 आ गया, अगला का आंसर 3x + 20 था, तो 3 में 16 की मल्टीप्लाई करके 20 जोड़ दें, 20 जोड़ दें तो 16 थी 48 + 20, 48 में 20 जोड़ दिया तो कितना आ गया 68 डिग्री। एक एंगल 68 डिग्री का आ गया। एक एंगल है 6x, यानी कि 6 में अगर आप 16 की मल्टीप्लाई, 16 चिकम 96 हो गया 96 डिग्री, तो ये 96 डिग्री, 96 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। कौन सा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा, क्योंकि एक एंगल जो है हमारा क्या हो गया वो 90 डिग्री से क्या हो गया बड़ा हो गया। 90 डिग्री से बड़ा होते ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर, इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल C बराबर तो एंगल F हो जाए, AC बराबर DF हो जाए, BC बराबर EF हो जाए, यदि AB का आंसर 2x - 1 हो, DE का आंसर 5x - 4 हो, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 का पेपर कराया जा रहा है, मैथ्स पेपर 2। देखो एंगल C तो बराबर एंगल F के हो गया, AC साइड जो है हमारे पास में वो DF के बराबर हो गई। ठीक है, और जो BC साइड है ये वाली, ये हमारी किसके इक्वल हो गई, EF के इक्वल हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं ये इस एंगल की कोई बात नहीं है, यहाँ एंगल B है, एंगल E के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो सिर्फ ओनली हम C और F की बात कर रहे हैं। चलिएगा, अच्छा C और F की हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी, चलेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखो इन ट्राइंगल, अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ट्राइंगल ऑफ कितना ABC एंड ट्राइंगल ऑफ DEF में हम बात कर रहे हैं कि भाई एंगल C बराबर एंगल F के हो जाता है, आगे AC बराबर ऑफ DF हो जाता है, आगे हम बात करें तो BC बराबर ऑफ EF हो जाता है। तो बाई प्रॉपर्टी SAS साइड एंगल साइड रूल के द्वारा, कॉन्करेंसी के द्वारा, ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट हो जाता है ट्राइंगल DEF के। ये बात क्लियर होगी। तो भाई CPCT थ्योरम क्या कहती है कि AB साइड इज इक्वल टू DE के बराबर हो जाएगी, यानी कि बची हुई जो लाइन है वो इसके इक्वल हो जाएगी।
हो गई। अच्छा, अगर हो गई हमारे पास में तो इसका मतलब ए बी का आंसर दे रखा है 2x माइनस 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ले लीजिएगा, और इजिकल टू बन जाएगा 5x माइनस का 4। यानी जब इस 5x को इधर 2x को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 माइनस 1 बराबर 5x माइनस 2x बन जाएगा। तो यहाँ से 3 बराबर 3x बन जाएगा। तो x का आंसर यहाँ 3/3 यानी कि x का आंसर आ गया 1 आ गया। x इजिकल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, x इजिकल टू 1 प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा आंसर बन गया। तो ये पहले पार्ट के साथ चला गया, x बराबर 1 हमारा क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा सभी बहनों भाइयों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप p सेंटीमीटर है, जहां p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम मान संभव है क्रमशः। देखो अब हमने ये 2 ट्रायंगल बना रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से कह रहा है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर इज द p सेंटीमीटर, वेयर p is an integer at least and the greatest possible value of p are respectively। देखिएगा पॉइंट इज दिस कि अगर हम त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, जैसे ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर हमारे पास में, तो परिमाप हमारा p दिखा रखा, परिमाप हमारे क्या दिखा रखा, p दिखा रखा, p सेंटीमीटर परिमाप होगा। यानी कि इस पॉइंट इज दैट कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ये पॉइंट है कि 2 हमारे पास में जो छोटी भुजाएं हैं, जो छोटी भुजाएं हमारे पास में हैं, जो 2 छोटी भुजाएं हैं, या हम कह सकते हैं 2 छोटी हमारे पास में जो भुजाओं का योग कह लीजिए, हाँ 2 छोटी भुजाओं का जो योग होगा, 2 छोटी भुजाओं का जो योग होगा, ठीक है, हाँ यहाँ पर आप जो है छोटी भुजाओं का योग करेंगे, तो छोटी भुजाओं का जो योग होगा वो बड़ा होगा किससे, तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा जो बड़ी भुजा होगी उससे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें कि 10 और 5 को देखें, नहीं 5 प्लस अगर 10 करते हैं तो ये बड़ा होगा 14 से। हमने ये नंबर 14 ले लिया, 14 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, तो ये 14 से क्या होगा, बड़ा होगी, 15 बड़ा होता है 14 से। क्लियर हुआ। तो p का इस समय p का अधिकतम मान क्या होगा, p क्या जो अधिकतम मान होगा वो क्या होना चाहिए भाई, p तो पैरामीटर है, यानी 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, जोड़ दें को और 14 को जोड़ दें तो ये 29 हो गया, 29। क्लियर हुआ, पहली पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से यदि तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर से छोटी हो, जैसे हमने लिया कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तीसरी हमने 10 से भी छोटी नहीं, हमने 6 सेंटीमीटर ले ली, उस समय जो p का न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा भाई, 5 और 10 और 6 को जोड़ दें तो वो क्या होगा, 21 होगा। क्या होगा, 21 होगा। तो p के न्यूनतम और अधिकतम मान क्रम से क्या होंगे, 21 और कौन से हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। तो न्यूनतम तो हो गया 21 और अधिकतम हो गया 29, तो पार्ट नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा। यानी इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, इट मीन्स 16, 13, 17, ऐसे ही 14, 15, 16, 15, 14, इसका मध्यांक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का जो माध्यक है y हो जाता है, तब x और y के मानों का योग क्या होगा। सबसे पहले तो हमें इन आंकड़ों का आरोही क्रम लिखना है। ठीक है, क्या करना है, आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा। देखो आरोही क्रम क्या होगा ये आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 8, उसके बाद आ रहा है 9, ठीक है, उसके बाद आएगा 13, ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद एक बार फिर 13 आएगा, 13 आ जाएगा। 14 को देखें तो 14 हमारे पास 1, 2 और
3 बार है, 3 बार है, 4 बार है, एक बार और भी है, ये रहा, ये 4 बार है, ठीक है। तो 14 हमारा 1 2 3 और 4 बार हो गया, ठीक है। 15 की बात देखें तो 15 हमारे पास में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, यानी 15 3 बार है, 15 15 और 15। चलिए उसके बाद देखें तो 16 हमारे पास में कितने बार है, 2 बार है, और फिर हमारा 17 एक बार है। 16 तो ये रहा, एक यहाँ पर हो गया और फिर ये 17 हो गया। क्लियर हो गया? तो सभी नंबर आ गए हमारे पास में। अच्छा, अगर इन नंबर्स की काउंटिंग करें तो कितना है, देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा नहीं 17, एक और 17 रह गया भाई, 15 है, 17 एक और रह गया, ये रहा 17 एक और रह गया भाई, ठीक है। तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई, और 15 क्या है, ओड नंबर हो गया। 15 क्या है, ओड नंबर हो गया। अब मीडियन कब निकलता है ओड नंबर का, मीडियन क्या होता है, n+1 अपॉन 2th टर्म होता है, मतलब n मतलब 15 + 1 16/2 8th टर्म हो गया। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8वीं टर्म हो गई 14, क्या हो गई, मीडियन निकल के आ गया। 8वां पद क्या हो गया, 14 हो गया, यानी इस समय ये x की वैल्यू हो गई 14। तब पहले केस में अगर मीडियन, क्योंकि वहाँ x है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ मध्यांक जो है, मीडियन जो है वो क्या है, मीडियन जो है वो क्या है, उस समय आपका x है। पहले केस में x बी द मीडियन, दूसरे केस में मीडियन क्या होता है, y होता है। लेकिन तब क्या होता है, 8 के स्थान पर 18 कर दिया गया, यानी जो 8 वैल्यू ये वाली, ये यहाँ से हटा दी जाएगी और यहाँ बाद में 18 कर दिया जाएगा। अब आपके पास नंबर क्या हो जाएंगे, अब जो नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी भाई, 9 से शुरू होगी, ठीक है, वही 13 13, वही 14 1 2 3 और 4 बार आप लिखेंगे, ठीक है। 15 वही 3 बार लिखा जाएगा, 15 को 3 बार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो 16 हमारा 2 बार ही है, 17 हमारा 2 बार ही है, लेकिन अब यहाँ 18 आ गया। काउंटिंग वही है, n ओड नंबर ही है, ठीक है। मीडियन निकालने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, जो मीडियन निकलेगा हमारे पास में वो वही होगा कि मीडियन बराबर n+1 अपॉन 2th टर्म ही होगा, ठीक है। आंसर वही 8th टर्म निकल के आएगा, लेकिन टर्म बदल गई तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं टर्म अब की बार क्या बन गई, 15 बन गई। क्या बन गई, 15 बन गई। और ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर y का बन गया, समझिए, ये आंसर क्या बन गया, y का बन गया। और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि भाई x + y के मानों का योग चाहिए, प्लस चाहिए, तो 14 + 15 को जोड़ दें तो आंसर 29 हो जाता है, 29 हो जाता है। और यही हमें आंसर सोल्व करना था, 29 हमारा राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? सीटेट जुलाई 2019 का पेपर सोल्व करा रहे हैं, मैथ्स पेपर सेकंड के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, पेपर में आने की संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि किसी थैले में 3 सफ़ेद 2 नीली 5 लाल गेंदें हैं, थैले में से यादशदा एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद जो है वो लाल रंग की नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ए बैग कंटेन 3 वाइट 2 ब्लू 5 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। प्रोबेबिलिटी जो है निकालनी है नॉट रेड के लिए। देखिएगा अगर हम इसमें टोटल बॉल की बात करें, ठीक है, यानी कि हमारे पास थैले में कुल गेंदें कितनी हैं, जो हमने थैला लिया है, थैले में अगर आप कुल गेंदों की संख्या निकालना चाहिए, ठीक है, थैले में कुल गेंद जो कितनी हैं वो कितनी हैं, देखो 3 + 2 + 5 यानी काउंटिंग हो गई 10 की, ठीक है, क्लियर हुआ।
अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बात करें, थैले से निकाली गई गेंद अगर लाल होती तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होता? आर फॉर रेड बॉल तो कितना होता? 5 बटा कितना होता? 10 होता, क्योंकि लाल गेंद कितनी है? 5 हैं। तो यानी आंसर होता है 1/2, दैट इज़ 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका लेना? नॉट रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि अगर हमारे पास में निकाले गई गेंद लाल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कब? जब हमारे पास में लाल गेंद नहीं निकाले गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कर देंगे। कितना होगा? 1 माइनस 1/2 कर दीजिए। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर 1/2 ही निकलेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर चला गया 4 पार्ट के साथ में, दैट इज P = 1/2। प्यारे साथियों, हमने आपको 9 क्वेश्चन पढ़ा दिए अभी तक। अगर आपको हमारा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को, बहनों भाइयों को शेयर करें। और आपका अपना चैनल है स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। पेपर 2 यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मैथ्स पेपर 2 की तैयारी आपको करा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। क्लियर हुआ जी? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 ये कहता है कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 194 मीटर स्क्वायर है। इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मीटर, जो आयतन है वो मीटर क्यूब में क्या होगा? देखो, घनाभ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है क्वेश्चन में जो दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब हम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हाँ, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं, वो क्या होता है? 2LB + BH + HL, ये होता है। 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है। अब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये क्वेश्चन में 194 हमें दे रखा है, 194 दिया हुआ है। 2 करके लंबाई और चौड़ाई की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ में लंबाई कितना है हमारे पास? जैसे L यहाँ पर कितना दिखा रखा? 8 दिखा रखा। B हमारे पास कितना दिखा रखा? 6 दिखा रखा। हाइट हमें पता नहीं है अभी, H हमें पता नहीं, निकालना हमें H को फाइंड आउट करना। तो LB का मतलब कितना होगा? 8 × 6 हो जाता है, प्लस B मतलब 6 × H हो जाएगा, प्लस अगर हम करें तो H हमारा अभी निकालना है, L का मतलब ये 8 हो गया। यानी यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास में। ठीक है भाई, 2 तो ये हो गया, 6 कितना 8 × 48 हो गया, ये 48 हो जाता है हमारे पास में। चलिए प्लस, देखो 6H यहाँ से 8 से 14H हो गए, 14H हो गए। यहाँ से कितने हो गए? 14H हो जाते हैं हमारे पास में। क्लियर हुआ? यहाँ तक आंसर ठीक आ गया, 14H हो जाते हैं। अच्छा, इस 2 से आप इस 194 को क्या कर सकते हैं? 194 को 2 से काट सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2 से काटेंगे तो कितना? 2 × 18, 2 से 14, 97 बन गया। 97 = 48 प्लस कितना? 14H बन गया। यानी अगर हम 14H निकालना चाहते हैं तो 97 में से 48 माइनस करेंगे, कितना? 17 में से 8 गए, कितना? 9 और 4 49 और 9 8 17 4 8 9, ठीक है। तो H का मतलब कितना? 49 बटे कितना हो गया? 14 हो गया। अब 7 दूना 14, 7 7 49, तो H का आंसर कितना आ गया? 7/2 आ गया। 7 7 49 होता है, 7 के साथ में मल्टीप्लाई करें तो 49 बनेगा। तो H का आंसर कितना बन गया जी? H का आंसर आ गया 7/2। अब क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें तो वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है? घनाभ का, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। हमें क्या निकालना है? इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कितना निकालना है? वॉल्यूम ऑफ हमें क्या निकालना है? क्यूबॉइड निकालना है। हमें जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, यानी कह सकते हैं कि हमें घनाभ का आयतन निकालना है। हमें निकालना है घनाभ का आयतन, आयतन निकालना।
कितना होता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई एच होता है। एल का आंसर कितना दिखा रखा है जी, एल हो गया 8, बी कितना हो गया 6, एच कितना निकला 7/2, 2 से चौका काट दिया, कितना हो गया 4 × 24, 7 कितना हो गया 40, 24 7 जा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168 आता है। कितना आता है 168, कितना बन गया मीटर क्यूब बन गया। ये आपका आंसर बन जाता है। 168 चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, थर्ड पार्ट हो गया आपका राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है, यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो मान लिया भाई ये x है, दूसरे वाली x + 6 हो जाती है और ये जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is 105 centimeter square, height 7 centimeter. One of the parallel side is longer than the other is 6 centimeter. Then the length of the longer side is in centimeter में आपको निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का क्या होता है। देखो हमारे पास में जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है इन समलंब का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 और क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। यहाँ अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो इक्वल टू 1/2 क्या होता है, इट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दो लाइन का मतलब पैरेलल है, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। ठीक है, पैरेलल्स के लिए 2 लाइन हमने पैरेलल लाइन लिख के फॉर्मूला बन गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय समझ लीजिएगा। अच्छा अब के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब कितना है 105 तो दिखा रखा है इज इक्वल टू 1/2। जब सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करेंगे तो वहाँ x आएगा और x + 6 आएगा। ठीक है, और ये कितना हाइट 7 दिखा रखा है, हाइट क्या दिखा रखा है 7 दिखा रखा है, यानी कि 105 में 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 का इधर डिवाइड हो गया, ये बन गया 2x + 6 बन गया। अब 7 से काट लो, 7 बन जा 7 और 7 5 जा 35, 15 दूना कितना हो गया 30, बराबर हो गया 2x + 6। 30 में से क्या गया 6 चला गया, कितना बच गया 24 बच गया। तो 30 - 6 बराबर 2x, यानी 24 बराबर कितना बन गया 2x। x का निकाल गया 24/2 कर दिया, 2 से काट लिया 12 बार, तो x का आंसर क्या बन गया, x का आंसर आ गया 12। क्या बन गया, x का आंसर बन गया 12, 1 2। ठीक है तो ये कहता है लंबी भुजा की माप क्या होगी, लंबी भुजा लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, यानी कि हमारे पास में लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड की बात अगर हम की जाए, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितनी है x + 6 सेंटीमीटर है हमारे पास में, दैट इज x का आंसर कितना है, x तो 12 हो गया प्लस 6 इसमें जोड़ दिया, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 18 सेंटीमीटर बन जाता है। और ये आपका आंसर बन गया, फर्स्ट इज योर राइट आंसर, x इज 18 सेंटीमीटर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में कि आधार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा अगर पाई को 3.14 लिया जाता है। देखिए फिगर यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइट होता है। ठीक है, वॉल्यूम जानते हैं, साइड सर्कुलर सिलेंडर का πr² होता है, लेटरल या कवर सरफेस एरिया 2πr होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h+r होता है। ये फॉर्मूले यहाँ पर हमने पहले लिख दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास में बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा रखा है, यानी कि कवर सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में दे रखा है, CSE इसको कहते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर हमारे पास में वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेलन का अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, या आप सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ या CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है सिलेंडर का, दैट इज
2 पाई आर एच होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दिखा रखा है 94.2, ये तो ऐसे दे रखा है 2 इंटू पाई 3.14 होगा। रेडियस की बात करें तो रेडियस दिखा रहे कितनी, 3 सेंटीमीटर की दिखा रखी है। हाइट हमें अभी पता नहीं है, ये 3 सेंटीमीटर। एच हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब एच कैसे फाइंड करें? एच मतलब क्या, 94.2 डिवाइड बाई 2 भी है, 3.14 भी है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ यहाँ पे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये पॉइंट हटा दूँ तो एक जीरो कट भी जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वैल्यू हम देखें, अगर इसको सीधा सीधा काटे तो 3 टाइम कट जाता है, यानी कि 314 गुना 3 करे, 3 चौक 12, 3 1 3 4, 3 3 9, पूरा पूरा कट गया, और 3 से कट गया 3, सीधा का आंसर 10/2 आंसर आ गया। 10/2 क्या होता है, 5 होता है। ये एच का आंसर आपको क्या बन गया, 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मिल गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए किसका, सिलेंडर का, है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए हमें चाहिए। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम सिलेंडर, जो पाई आर स्क्वायर एच से प्राप्त होगा, क्योंकि हमें तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालना है। देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 3 पॉइंट, आपकी पाई की वैल्यू है हमारे पास में 3.14, 3.14 है, मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना निकला, 3 की पावर 2 निकला। एच क्या निकला, एच निकला 5, क्या निकला, 5 निकल के आया। इट मीन्स अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 3.14 में आप क्या कर दें, 3 3 9 5 45 हो गया। क्या हो गया, 9 5 45 हो गया हमारे पास में। तो अगर हम 3.14 में 45 का मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा, और वॉल्यूम निकल के आपके पास जो आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू 141.3 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर? और ये कहाँ वारी करेगा, 141.3 ये चला जाएगा सेकंड पार्ट के साथ में, तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाए, राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 13 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि 14, 12, 34 और 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी, तो अंडर रूट 12x + 9 का क्या मान होगा। यानी इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30, द नंबर सो ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ आर प्रोपोर्शन, ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12x प्लस आपका, क्योंकि प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, 12x + 9 को हमें अंडर रूट में, अगर ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि अगर ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि A/B प्रोपोर्शन ऑफ C/D होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बने, क्योंकि सब में क्या होता है, x जोड़ा गया है, x जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कि भाई 14 + x अपॉन ऑफ करें तो कितना बन जाएगा, 12 + x बन जाएगा, इजिकल टू, जैसे इसको हम ऐसे लिख दें कि A/B = C/D हो गया, सब में x जोड़ दिया तो 14 + x, और रेशो में कितना 12+, और इजिकल टू में कितना बन जाएगा, 34 + कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे 30 + x बन जाएगा। ऐसा बन जाना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 14 × 42, 420, तो ये हो गया 420 प्लस कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 14x हो जाता है, और प्लस अगली बार x करेंगे तो 30x प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाता है, इज टू, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 408 हो जाएगा, 408 बन जाएगा, प्लस के साथ में हम देखेंगे तो 40 कितना 14 नहीं 12 बनेगा, पहले 12x बनेगा, फिर प्लस हमारे पास देखेंगे तो 34x बनेगा, 34x बनेगा प्लस x² बनेगा। ये तो दोनों काट दो, x² से x² को तो कैंसिल आउट कर दो, सिर्फ नंबर की बात रह गई। क्या रह गया, जहाँ से देखेंगे हम कि भाई 420 तो यहाँ पर दिखा रखा, ये 14 और 30 को जोड़ दिया, कितना बन गया 44x हो गया, इजिकल टू 408 यहाँ पर है, प्लस 12 और 34 को जोड़ दिया, 12 और 34 जोड़ा तो कितना हो गया 46x हो गया। इधर ले जाओ, 420 के पास में तो आ गया 408, ठीक है, इजिकल टू 46x में से माइनस कर दिया 44x,
हो गया। तो कितना बन गया, इधर तो बना कितना 12 इजिकल टू इधर कितना बन गया 2x, यानी कि x का आंसर निकालें तो 12/2 छिक्का 12, यानी x का आंसर 6 निकल के 6 निकल के आ गया। हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना अंडर द रूट ऑफ कितना 12x + 9 फाइंड करना है, यानी अंडर द रूट ऑफ, यानी कि 12 में 6 का मल्टीप्लाई करें और 9 जोड़ दें। ठीक है, 12 में 6 का मल्टीप्लाई 12 × 72 होता है, 72 में हम 9 जोड़ दें हैं और अंडर रूट में ले रहे हैं, तो 72 में 9 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, 81 का अंडर रूट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आंसर चला गया आपका सेकंड पार्ट के साथ में। क्लियर, इस प्रकार से आपका 9 आपका जो है राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दिल से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैथ्स पेपर 2 की तैयारी आपको सबसे बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर कराने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, यानी कि एक समषटभुज की केवल 4 सममित रेखाएं होती हैं, या दूसरा पार्ट था कि 10 भुजा वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, एक वृत्त की कोई सममित रेखा नहीं होती, या एक कोण की 2 सममित रेखाएं होती हैं। देखिएगा, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है कि 10 भुजा वाले एक समबहुभुज की 10 सममित रेखाएं होती हैं, जैसे आप फिगर से देख भी रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे चलते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये कहते हैं x का वह मान जो समीकरण 10x + 6 + 8x - 3 5x - 4 को क्या करता है, इट मीन्स फुलफिल करेगा, संतुष्ट करता है, तो वह समीकरण कौन सी होगी जिसको ये संतुष्ट करेगा, ये वैल्यू जो है वो संतुष्ट करेगी, वो समीकरण कौन सी होगी, ये हमें निकालना था। देखो, अगर इसकी हम सोल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास में जैसे वैल्यू दिखाएगी 10x + 6 मल्टीप्लाई कर लो तो 10x प्लस कितना आ गया 60 आ गया, इजी प्लस में कितना आ गया 8x माइनस का 24 आ गया, इजिकल टू करें तो 25x माइनस का 20 आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा चलिएगा, अब इसमें देखो तो हमारे पास में 10 ये रहे, 8 ये रहे, कितने 18, तो x बन गए, और यहाँ से देखेंगे प्लस के 60 है, माइनस के 24 में प्लस के 36 रह गए। ठीक है, इजिकल टू उधर से क्या आया बचा 25x बचा हुआ है, ऐसा सिंपल, और हमारे पास में 25x और माइनस का 20, 25 को इधर ले जाओ और 20 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो कितना बन गया हमारे पास में, अगर हम 25x में से 18x माइनस करते हैं तो क्या होगा भाई, इसको इधर लेते हैं तो 36 के पास 20 आ जाएगा प्लस होने के लिए, तो 36 में 20 प्लस हो जाएगा। यहाँ तो कितना बच गया 7x बच गया, यहाँ कितना बच गया 56 बच गया, यानी x की वैल्यू आ गई 56/7 8 56 होता है, यानी x की वैल्यू आपने 8 निकाल दी। क्या बन गई, 8 बन गई। चलिए पहले पार्ट में इसमें इसी पार्ट में रख के देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में रख के देखते हैं कि भाई 5x - 3 = x + 5 है। इसे सोल्व कर देखते हैं कि 5 में हमारे पास में कितना बन गया कि 5 ऑफ कितना 8 - 3 = कितना 8 + 5। देखो ये कितना 5 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो कितना 8 में से 5, नहीं ये पॉइंट हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि ये दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं। भाई 8 में से हमारे पास 3 गए तो 5 बचे, 8 में से 3 गया तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास में 5 बचे। हाँ अच्छा, पहले पैट में दिखा रखा x - 3 जो हमारे पास दिखा रखा, x - जो 3 दिखा रखा है। अच्छा ये वैल्यू दिखा रखी है हमारे पास में, ठीक ठीक, पहले केस की बात कर रहा है, पहले केस की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हाँ पहले केस की बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में कितना वैल्यू, फर्स्ट की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं वैल्यू कितनी बन गई है। देखो यहाँ से बना 5, ये कितना बन गया 8 × 5 = 13 है। ठीक है, पर ये तो बराबर नहीं आया, 25 इज नॉट इक्वल टू 13, यानी इसको तो फुलफिल नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं।
नंबर 4 को देख लेते हैं, क्योंकि इसको देख लेते हैं पहले, ये क्या कहता है। देखो 5 के साथ में अगर हम देखते हैं क्या कहता है, इट मीन्स 8 माइनस 5 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू दुगना ऑफ 8 माइनस 3 और प्लस 5 कर दिया, तो क्या बन गया, देखो 5 गुना 3 बन गया, इज इक्वल टू दुगना ऑफ कितना 5 प्लस 5 बन गया, तो 5 3 15 और 10 प्लस 5 भी कितना हो गया 15, तो 15 बराबर 15 आ गया, ठीक है, ये राइट आंसर है। यस, नंबर 4 राइट, ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा, इसलिए हमने 4 को पहले बताया। देखो इसमें क्या वैल्यू रख के देखना है, कुछ नहीं करना कि कौन सी वैल्यू को संतुष्ट करेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं संतुष्ट करेगा, नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि 4 को संतुष्ट करेगी वैल्यू। बस इतना बताना था कि किस वैल्यू को ये संतुष्ट कर रही है, किस समीकरण को ये वैल्यू जो आई या 8 जो है वो संतुष्ट कर रही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये कहता है कि 11x माइनस का 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। ओके, व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन इतना। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब मान लेते हैं भाई, माना क्या कर दिया कि p को सब्ट्रैक्ट करना है, मान लिया p घटाना है हमारे पास, तो मान लिया p घटाना चाहिए। अगर p घटाना चाहिए तो यानी कि जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 5y माइनस 13x माइनस 8a, ठीक है। इसमें से अगर आप p माइनस करते हैं, इसमें से p माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 11x माइनस का 16y प्लस का 7a प्राप्त होगा, ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर आपको p फाइंड करना है, p को आप उधर ले जाइए, सारा वैल्यू इधर आ जाएगा, यानी 5y माइनस का 13x माइनस 8a तो ऐसा ही रहेगा, इधर से 11x आ जाएगा प्लस का 16y आ जाएगा माइनस का 7a हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्राप्त होगा p की वैल्यू के लिए। देखिए p की वैल्यू क्या बनेगी, 5y ये रहे और 16 ये रहे, तो कितनी बन गई 21, तो y बन गए 21, तो y बन जाते हैं। माइनस के 13x हैं, माइनस के 11, तो माइनस के कितने बन गए 24x बन गए। हाँ, 8 ये रहे और 7 ये, दोनों ही माइनस के, तो माइनस के कितना बन गए 15a बन जाते हैं। तो p की वैल्यू निकल के आ गई 21y माइनस का 24x और माइनस का 15a। अच्छा, 21y कहाँ पर है भाई, 21y ये रहा, माइनस 24x ये रहा, माइनस 15a ये रहा, यानी आपका थर्ड पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्या हो गया, थर्ड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ऑल पे सेट जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही है की बात कर रहा है। पहला पार्ट था कि उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। दूसरा पार्ट था कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। तीसरा, उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है। चौथा, उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। ठीक है, यानी कि दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो यही हो जाएगा, नंबर 4 ही आपका राइट आंसर है, ये वाला ही। इट मीन्स दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्ड इन मैथमेटिक्स। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका मतलब पॉइंट इज कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले गणित के बच्चों की यानी कि जो बच्चे हैं कि गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है, यानी कि दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्ड इन मैथमेटिक्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जैसे क्या कहता है कि अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, अभिग्रहित विशेष पर में है, अभिग्रहित परिभाषा है,
परिभाषाएं हैं। अभिकृत को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है, यानी दिस एग्जाम्पशन की बात करें कि एग्जाम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, या एग्जाम्स आर स्पेशल थ्योरम, एग्जाम्स आर डेफिनेशंस, एग्जाम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम थ्योरम्स। देखो पॉइंट इज दिस कि भाई हमारे पास अगर देखें तो जो एग्जाम्स है वो तो विशेष प्रमेय है जिसे बिना सिद्ध किए सत्य माना जाता है। इसका मतलब केवल बी पार्ट ही इसका राइट आंसर है कि एग्जाम्स आर स्पेशल थ्योरम्स। एग्जाम्स जो होते हैं वो स्पेशल थ्योरम्स हैं, उनके लिए किसी सिद्ध करने की आवश्यकता है, उन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य माना जाता है। क्लियर? तो पार्ट नंबर बी जो है उसका राइट आंसर सीटेट 2019 में, जुलाई 2019 में पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में दी गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। नहीं की बात कर रहा है। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, वे अधिगम का हिस्सा हैं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। नहीं की बात कर रहा है। वे अध्यापिका का उनकी कक्षाओं में योजना तैयार करने के मार्गदर्शन कर सकती हैं। देखिएगा ये पॉइंट कहता है कि भाई विद्यालय की बात कर रहा है, मतलब विद्यार्थी की बात कर रहा है हमारे पास में कि विद्यार्थी द्वारा गणित में दी गई अशुद्धियाँ जानकारी प्राप्त करने का क्या है, एक मूल्यवान स्रोत है। यह कथन समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ठीक है, इट मीन्स दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 जो है वो राइट आंसर बन जाता नहीं के केस में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। देख गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है, तो सभी सही है भाई। ठीक है, गणित क्या है, मैथमेटिक्स एक टूल भी है। मैथमेटिक्स इज फॉर्म इज आर्ट, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज। क्लियर? इज राइट दैट ABC इज योर राइट आंसर। तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही पार्ट कहे जाएंगे तो ABC आपका सही आंसर बन जाता। तीनों ही कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है और यह पूर्वानुमान संभव नहीं है, तो यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। देखो कहता है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि है, डिडक्टिव डिडक्शन है, इंडक्शन है आगमन है, डिडक्शन है निगमन है, या कंट्राडक्शन है इन प्रतिवाद है, या वेरिफिकेशन है इन सत्यापन। देखो सीधा सीधा बात है, कंट्राडक्शन की बात कर रहा है। ये कंट्राडक्शन है यानी एक क्या है, प्रतिवाद है हमारे पास में, ये एक प्रतिवाद है, प्रतिवाद है हमारे पास में कि ये सिद्ध करने के लिए √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए सिद्ध कर देता है, तो यह पूर्व अनुमान संभव नहीं है, तो यह उत्पत्ति एक प्रतिवाद विधि का उदाहरण हुई, यानी कि ये कंट्राडक्शन कही जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है, क्योंकि उनमें सही उत्तर का उनमें जो है सही उत्तर की आवश्यकता होती है, या कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, या आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, या विद्यार्थियों के उचित उत्तरों की अधिकांश उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। देखो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही, जो आंसर है वो बिल्कुल सेकंड आंसर सही होगा कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि हम वांछित मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही कहते हैं गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है, तो वो डालता है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभ आपका दायक हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था। अब चलते हैं 20 नंबर 4 पे। 24 क्वेश्चन कहता है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है हमारे पास में, ये क्वेश्चन में
कहा गया कि कौन सा कथन हमारा सही है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, या लड़कियों पर गणित के अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे उनमें कमज़ोर होती हैं। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए है, या अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। देखो सीधी सी बात है, गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही की बात कर रहा है, तो सही में तो आपका फर्स्ट पार्टी आ गया भाई, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल भी हो सकता है। ठीक है, और सभी चीज़ें आपकी सही नहीं है, ये सभी चीज़ें गलत हैं। ठीक है, इट मीन्स पहला आंसर आपका राइट आंसर कहा जाएगा, सही की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ये कहता है अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। द रोल ऑफ द प्रोपोर्शनल रीजनिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो प्रोपोर्शन वाज हाईलाइटेड बाय, किसने किया था? वैन हेल ने किया था। या हाँ, जो जोल्टन डाइनस थे उन्होंने किया था, वही वैन हेल ने किया, जोल्टन डाइनस ने किया, जीन पियाजे ने किया, या लेव वाइगोत्स्की ने किया था। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि इसको किसने किया था? 25 की बात कर रहे हैं। अनुपात और समानुपात प्रत्यय समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को किसने किया था? जीन पियाजे ने उजागर किया था। जीन पियाजे इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? 25 क्वेश्चन आंसर हो गया जीन पियाजे। 26 में ही कहता है हमारे पास में कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना। ठीक है, अच्छा, तो कहते हैं कि आंसर था कि संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, या अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, या छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, या विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। देखो, एक विद्यार्थी जो बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, और उन समस्याओं को हल करने के लिए उपचारात्मक योजना विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना होता है। ठीक है, दैट इज आंसर नंबर 4। ठीक है, यानी एक्सप्लेन करिए कॉन्सेप्ट को, और इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड का यूज़ किसका करना? अल्टरनेट मेथड का यूज़ करते हुए हम एक विद्यार्थी को बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, सर्वोत्तम उपचारात्मक जो योजना वो क्या है कि विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, यानी एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड के द्वारा। तो ये पार्ट नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाता है। 27वें क्वेश्चन में क्या गया है? 27वां क्वेश्चन कहता है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। क्या कहता है कि सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलात्मक समझ से पहले कराना, सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, या समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, या विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न कराना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें, या विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने की कौशल को विकसित करना। देखिए, पॉइंट इज सेकंड आंसर हमारा राइट आंसर हो जाता है हमारे पास में। इंट्रोड्यूस कीजिए कंप्यूटेशंस ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलात्मक समझ से पहले कराइएगा। तो ये हमारा बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। कहा है इनको इसको छोड़कर, मतलब बी पार्ट यानी सेकंड पार्ट को छोड़कर आप, इट मीन्स क्या कहते हैं कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है। किसको छोड़ के? समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकलात्मक समझ से पहले कराना, इसको छोड़ के, और सभी आपके यानी इसको छोड़ के, यानी आंसर जो छोड़ने की बात है तो सेकेंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहता है कि -4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस ऑफ -3 और -3 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 4
-48 डिवाइड बाई 6। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास में, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें करना था। देखिए क्या हो गया, अगर हम बात करें कि -4 डिवाइड बाई 2 है पहले पार्ट में जो दिखा रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना -3 दिखा हुआ, फिर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि -3 हमारे पास में अंदर से देगा तो साथियों 21 प्लस के हो जाते हैं, माइनस का 8 हो जाता है, 21 माइनस 8 हो जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, प्लस का आ जाता है 4, आई क्या था 48 डिवाइड बाई 6 है, माइनस का 48 है, डिवाइड बाई 6 दिखा रखा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई में आंसर क्या बनेगा, देखो 2 दूना 4 होता है, यानी आंसर यहाँ पे -2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कितना, माइनस का 3 बन गया, माइनस ऑफ माइनस का 3 बना, मल्टीप्लाई में 21 में से क्या चला गया, 8 चला गया, 13 बच गया, प्लस का 4 हो गया, कितना हो गया 6 8 48, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई -8 यहाँ बन गया। वैल्यू क्या बन जाती है, 3 दूना 6 प्लस का 6 बन गया, यहाँ से माइनस माइनस बाहर से आया प्लस हो गया, 13 थी 39, 39 यहाँ बन गया, ठीक है, माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 चुक 32, 32 यहाँ बन गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दे तो 45 हो गया, 45 में से 32 माइनस हो गया, क्या बन गया 13 आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन आया था, 13 आंसर, यानी थर्ड पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, 13 बन गया आंसर। ये कहता है कुछ भिन्न दिखा रखी हैं, 44/49, 33/38, 22/25, 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अवरोही क्रम की बात कर रहा है, दिस डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलिएगा, अगर हम बात करते हैं 44/49 की, अगर इसे सोल्व कर लें 44/49 को, तो आंसर आ जाएगा 0.89। ये हमारा सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगर आप 33 को 38 से डिवाइड कर दें तो अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिलेगा 0.86। ऐसे अगर 22 को आप 25 से डिवाइड कर दें तो 0.88 आंसर मिलेगा आपको, 22 को 25 से डिवाइड करने में। अगर आप 24 को डिवाइड कर दें 29 से तो 0.82 आंसर मिलेगा आपको। 29 से डिवाइड करने पे, 24 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 0.82 आंसर मिलेगा। तो भिन्नों का जो अवरोही क्रम होगा, क्या होगा, भिन्नों का अवरोही क्रम जो होगा, अवरोही जो क्रम होगा वो क्या होगा, अवरोही क्रम की बात कर रहा है। देखो हमारे पास में 44/49 अवरोही क्रम की बात कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा 22/25, भैया आ गया। उसके बाद आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 33/38, कहाँ चला गया, यानी 898886, और फिर कौन आ गया, लास्ट में कौन आ गया 24/29, दैट इज 0.82 हमारे पास में। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो आपका आंसर बन गया नंबर 3 पार्ट, 44/49, 22/25, 33/38 और 24/29 आपका राइट आंसर बन गया। सिर्फ हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना था। क्लियर हुआ, 29 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। किसके लिए सत्य नहीं है, पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है की बात कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है की बात करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूर्णांकों के सत्य नहीं है। ये कहता है कि गुणन साहचर्य होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, या डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव, यानी भाग जो है कर्म विनिमय है, या वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एक जो है गुणात्मक तत्व समक है, या सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी व्यक्लन जो होता है वो कर्म विनिमय नहीं होता है।
व्यकलन जो है कर्म विनय नहीं होता है। देखिए पूर्णांकों के लिए भाग जो होता है वो कर्म विनय में सत्य नहीं है, ठीक है। भाग जो होता है यानी डिवीज़न जो होता है ये वाला, यानी डिवीज़न इज कॉम्यूटेटिव, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। डिवीज़न जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो दूसरा आंसर हमारा ये नहीं है के लिए सत्य माना जाएगा कि भाग जो है कर्म विनय में नहीं है, ठीक है। प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं योग या गुणन का कर्म विनय में होते हैं, ठीक है। साचर नियम का पालन भी करते हैं, साथ ही पूर्णांक का व्यकलन जो है परिमेय नहीं होता, ये भी बात सत्य है। देखिए जो बात नहीं है की बात करें और एक गुणात्मक तत्समक है ये बात सही नहीं। वन इज ए मल्टीपल आइडेंटिटी ये भी ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ये भी सही है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ये भी ठीक है। लेकिन जब नहीं है की बात आती है तो हम डिवीज़न इज कॉम्यूटेटिव ये बात को नहीं है के लिए सत्य मानेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? ये थे 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन जो आपको सीटेट के जुलाई 2019 के पेपर में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को बहनों भाइयों को शेयर करें, ठीक है। कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।